आज हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? पहला चीज तो टिश्यू क्या होता है। टिश्यू बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ द सेल जो पर्टिकुलरली कुछ फंक्शन करता है, उसी को बोलते हैं टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू नाम से हमें पता चल रहा है कि कुछ चीजों को वे कनेक्ट कर रहा है। कनेक्शन किसके मिडिल में कर सकता है? मान के चलो हमारे ये दो बोन है, ये दोनों बोन का मिडिल में कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है जहां पे दोनों बोन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली टिश्यू भी बेसिकली चार टाइप्स का होता है। कौन सा? पहला है एपिथेलियम टिश्यू, जो हमारा स्किन है वो एपिथेलियम टिश्यू है। इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी एंड इंटरनल लाइनिंग, ये एपिथेलियम टिश्यू से बनता है। दूसरा टिश्यू होता है फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू जो बेसिकली मसल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो उसको मसल टिश्यू भी बोला जाता है। नर्वस टिश्यू क्या होता है? जो नर्व सेल होता है। नर्व सेल कैसा दिखता है? ये टाई की तरह मान के चलो दिखता है। नर्व जो टिश्यू होता है, नर्व टिश्यू कैसे दिखता है? टाई के तरह दिखता है। तो टाई की तरह दिखता है मतलब यहाँ पे ये रिसीवर है मान के चलो। ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद क्या करता है? इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है। कहाँ पे? माइलिन सीट के वहां पे इंटीग्रेट करता है, स्वान सेल जहां पे प्रेजेंट रहता है। उसके बाद क्या करता है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। तो रिसीविंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द इंटीग्रेशन होता है किसके थ्रू? नर्वस टिश्यू के थ्रू। अब आता है लास्ट में कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन है कि इसको प्रोटेक्ट करना, बॉडी को प्रोटेक्ट करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। उसके साथ साथ जो न्यूट्रिशन है एपिथेलियम तक पहुंचा देना। उसके उसके साथ साथ कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या करना है? उसके एपिथेलियम से लेके ब्लड में पहुंचा देना। तो ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट का भी ये काम कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू। उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए भी कनेक्टिव टिश्यू यूज होता है। आई में बेसिकली बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे कि तुम्हारा स्क्लेरा। स्क्लेरा भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? कभी भी कनेक्टिव टिश्यू में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो क्या करता है? स्क्लेरा में स्क्लेराइटिस फॉर्मेशन कर सकता है। कॉर्निया में केराटिटिस फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है? या तो यूबिया, यूबिया में क्या होता है? वेसल्स रहता है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। तो अगर कनेक्टिव टिश्यू में डिसऑर्डर हुआ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ, कुछ भी डिसऑर्डर हुआ, तो भी क्या होगा? ये क्या किसको अफेक्ट करेगा? ये इफेक्ट करेगा यूबिया को। यूबिया बेसिकली तीन टाइप का पार्ट होता है, हमें पता है। पहला सिलियरी बॉडी, आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोरोइड। तो इसमें भी कोई इन्फ्लेमेशन होगा तो यूवीआइटिस प्रेजेंट होगा। इसके वजह से किसी का आर्थराइटिस हो तो उस टाइम पे क्या होता है? पेशेंट का यूवीआइटिस होने का भी चांसेस होता है। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि क्यों कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हमारा आई के साथ साथ कनेक्ट है। कनेक्टिव टिश्यू का जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली इसको मैगी जैसा सोचो। मैगी में क्या होता है? मैगी में नूडल्स होता है। तो नूडल्स क्या है? नूडल्स जो होता है वो एक फाइबर्स है। ठीक है, और जो वेजिस होता है, वेजिस को क्या बोलते हैं? सेल्स। तो बेसिकली मैगी में दो टाइप का चीज होता है। एक है सेल्स, मतलब वेजिस, या तो चिकन दिए तो चिकन, ये सारा चीज हो गया तुम्हारा सेल्स। सेल्स कितना टाइप का रहता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू में? पहला चीज रहता है तुम्हारा सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स रहता है, पिगमेंट्स रहता है, एडिपोसाइट सेल्स रहता है, मैक्रोफेजेस सेल रहता है, मास सेल, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, मोनोसाइट, यूसिनोफिल्स। ये सारा चीज क्या किस चीज के लिए काम करता है? एक प्रोटेक्शन देने के लिए काम करता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देख सकते हैं, ये एपिथेलियम है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो सेल समझ में आ गया। दूसरा था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में दो चीज रह रहा था। एक है ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस में क्या रह रहा था? पॉलीसेकेराइड्स, वाटर, ये सब चीज रह रहा था, ग्लाइकोएमिनोग्लाइकेन। और जो फाइबर्स था उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर में, फाइबर्स में तुम्हारा प्रेजेंट रहता था नूडल्स। जो नूडल्स था वो जो प्रेजेंट रहता वो हो गया था तुम्हारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स भी बेसिकली तीन टाइप का था। एक है कोलाजन फाइबर्स, जिसके थ्रू तुम्हारा स्क्लेरा बना हुआ है। जो कोलाजन बेसिकली टाइप 1 फाइबर से बना रहता है। तुम्हारा कॉर्निया में भी कोलाजन टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट कोलाजन टाइप्स पाए जाते हैं। स्ट्रोमा में मेनली
टाइप 1, टाइप 6, टाइप 4, इस टाइप का कोलेजन फाइबर्स मिला जाता है। रेटिकुलर फाइबर्स क्या होता है? रेटिकुलर फाइबर्स बेसिकली स्प्लीन और लीवर में प्रेजेंट रहता है। उसके साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स क्या करता है? इलास्टिसिटी के लिए मेंटेन करता है। इलास्टिक फाइबर हमारा ब्लड वेसल्स पे भी प्रेजेंट होता है। क्यों ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होना जरूरी है? क्योंकि इलास्टिसिटी के लिए ये जरूरत होता है। ठीक है, तो ये हेल्दी ज्वाइंट है। ये हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस का ज्वाइंट, ये हो गया रेमोटॉइड आर्थराइटिस का ज्वाइंट। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रेमोटॉइड आर्थराइटिस का डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं। रेमोटॉइड जो आर्थराइटिस होता है थोड़ा कम एज पे होता है, माने 30 टू 50 एज के अराउंड होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होगा? ये ओल्ड एज के वजह से होगा। दूसरा चीज है, फीमेल में ऑस्टियोआर्थराइटिस का टेंडेंसी और मेल में ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट रिमोटॉइड आर्थराइटिस फीमेल में ज्यादा होगा। इंसिडियस माने बहुत अचानक से, या तो बहुत रिकरेंट, या तो अचानक से क्या होगा? इंसिडियस है ऑनसेट रिमोटॉइड आर्थराइटिस का। ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेगा। अगर तुमने कल बाइक खरीदा, बाइक में दूसरे दिन तो टायर घिस नहीं जाता है, थोड़ा टाइम के बाद धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या होता है? उसका टायर घिसता है। तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये ओल्ड एज में हो रहा है। ठीक है, और ज्वाइंट का इन्वॉल्वमेंट रेमोटॉइड आर्थराइटिस में दोनों ज्वाइंट का इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट सेम होगा। दोनों पैर में, अगर दादाजी घर पे तो दोनों पैर में क्या बोलेंगे कि दोनों पैर में मुझे पेन हो रहा है। बट ये दादाजी के टाइम पे क्या होता है? हम लोगों को पता है कि दादाजी लोग बोलते हैं कि हमारा राइट लेग में, राइट पैर में थोड़ा ज्यादा पेन हो रहा है। तो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस क्योंकि ओल्ड एज पे होता है, ये एसिमेट्री ज्यादा प्रेजेंट रहता है। मॉर्निंग में स्टिफनेस मोर देन 1 आवर रहता है रेमोटॉइड आर्थराइटिस में, मतलब चलने में थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, पेन होगा। ठीक है, बट ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होगा? सुबह के लेस देन 30 मिनट पे उसका पेन खत्म हो जाता है। ठीक है, स्वेलिंग, स्वेलिंग जनरली सॉफ्ट टिश्यू में प्रेजेंट रहता है, जिसको साइनोवियाइटिस भी बोलते हैं। साइनोवियाइटिस मतलब क्या होता है? साइनोवियल जो फ्लूइड होता है दोनों ज्वाइंट के मिडिल पे, उस पे अगर इन्फ्लामेशन हुआ उसको क्या बोलते हैं? साइनोविवाइटिस बोलते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? बोन में डिफॉर्मिटीज होता है। तो बोन में डिफॉर्मिटीज जो होगा उसमें क्या होगा? बोन में एनलार्जमेंट भी हो सकता है। जनरली यही डिफरेंस है रेमोटॉइड आर्थराइटिस के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस का। ठीक है, अभी रेमोटॉइड आर्थराइटिस का पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं। पहला हम लोगों ने क्या जाना? दिस इज अ इंसिडियस, है ना। सेकंड हम लोगों ने जाना ये ड्यू टू ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा था। ऑटो इम्यून रिएक्शन हो रहा था। ऑटो इम्यून रिएक्शन क्या कर रहा था? जो मिडिल में साइनोवियल फ्लूइड है, वो साइनोवियल फ्लूइड में इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहा था, जिसको साइनोवियाइटिस भी बोल रहा था। साइनोवियाइटिस होने के बाद क्या हो रहा था? साइटोकाइनेस रिलीज हुआ। साइटोकाइनेस रिलीज होने के बाद क्या हुआ? वहां पे पैनस फॉर्मेशन हुआ। ये जो दिख रहा है हमें पैनस है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है। पैनस फॉर्मेशन हुआ। पैनस फॉर्मेशन के बाद क्या हो रहा था? कार्टिलेज जो था, ये जो कार्टिलेज जो प्रोटेक्ट कर रहा था बोन को एक दूसरे के जो फ्रिक्शन था उसमें क्या होगा? डिफॉर्मिटीज होना स्टार्ट हुआ। और लास्ट में क्या हुआ? जॉइंट में डिफॉर्मिटीज हो गया। तो पहला चीज रेमोटॉइड आर्थराइटिस में क्या हुआ? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से साइनोवियल फ्लूइड में इन्फ्लेमेशन हुआ, साइटोकाइनेस रिलीज हुआ। साइटोकाइनेस रिलीज होने के बाद क्या हो रहा था? उसमें पैनस फॉर्मेशन हुआ। पैनस फॉर्मेशन होने के बाद क्या हो रहा था? कार्टिलेज में डिस्ट्रक्शन हुआ, बोन इरोशन हुआ, और लास्ट में जॉइंट डिफॉर्मिटीज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये हो गया रेमोटॉइड आर्थराइटिस का पैथोफिजियोलॉजी। ऑस्टियोआर्थराइटिस का पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इसमें याद रखने वाला बात है 3 O। पहला है ओवरवेट, सेकेंड है ओबेसिटी, थर्ड है तुम्हारा ओल्ड एज। ये तीनों की वजह से क्या हो रहा था? कार्टिलेज में वेयर एंड टियर हो रहा था। जैसे कि यहाँ पे अगर घड़ी देखूंगा मेरा, तो हर रोज पहनने की वजह से क्या होता है? यहाँ पे स्ट्रिप में दाग आना स्टार्ट हो जाता है ना। सबको पता ही दाग आना स्टार्ट हो जाता है। चश्मा हर रोज पहनने के बाद यहाँ पे दाग आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वेयर एंड टियर की वजह से क्या हो रहा था? हमारा जो कार्टिलेज है वहां पे डिस्ट्रक्शन हो रहा था। वहां पे क्या फॉर्मेशन हो रहा था? एक, तुम सोफा है तुम्हारे पास, सोफा में हर रोज तुम बैठते, तो फिर क्या उसका धीरे धीरे कुशनिंग क्या होगा? तो कुशन टाइप का जो उसको जिसपे तुमको आराम लगता है धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा, तो लॉस ऑफ कुशनिंग होगा। लॉस ऑफ कुशनिंग होने के बाद क्या होगा? सबकॉन्ड्रियल बोन स्पेस, जो सराउंडिंग बोन है उसमें क्या होगा? तुम्हारा बोन में स्ट्रेस होना स्टार्ट होगा। बोन में स्ट्रेस होने की वजह से क्या होगा? बोन में स्पार्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइटिक फॉर्मेशन, जो सराउंडिंग गोल गोल स्ट्रक्चर होना स्टार्ट करेगा, जिसको ऑस्टियोफाइटिक फॉर्मेशन बोलते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ऑस्टियोफाइटिक फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा? पेन, स्टिफनेस एंड लिमिटेड मूवमेंट होगा, और बोन में डिफॉर्मिटीज दिखाई देगा। समझ में आया किस तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा था, किस तरीके से रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो रहा था?
अभी आई डिजीज के साथ किसका क्या लिंक है? जनरली आई डिजीज में हम देखेंगे कि ड्राई आई, स्क्लेराइटिस, पीयूके जो बेसिकली पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस हो रहा था, सीवियर ड्राई आई हो रहा था, रेटिना में वास्कुलाइटिस हो रहा था, क्योंकि हमने बताया कि ब्लड वेसल्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, तो इसके वजह से रेटिना में वास्कुलाइटिस हो रहा था, ऑप्टिक न्यूराइटिस। यूवियाटिस क्यों हो रहा था? क्योंकि यूविया भी हाईली वास्कुलर है, जहां पे वेसल्स, ब्लड वेसल्स में चेंजेस हुआ, जहां पे ब्लड वेसल या कनेक्टिव टिश्यू में डिसऑर्डर हो रहा है, तो आई में भी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, तो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होने की वजह से आई में भी डिसऑर्डर होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है एपिस्क्लेराइटिस एंड स्क्लेराइटिस। तो इसमें सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है? एपिस्क्लेराइटिस में पेन कम रहता है, माइल्ड पेन रहता है, बट सीवियर पेन रहता है स्क्लेराइटिस में। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जो ब्लड वेसल्स, एपिस्क्लेरा स्क्लेरा के ऊपर में जो ब्लड वेसल्स है वो थोड़ा मूवमेंट दिखाई देगा उसमें। ठीक है, अगर फिनाइलेफ्रिन देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ब्लैंच हो जाएगा, वरना रेडनेस जो है खत्म हो जाएगा। पर स्क्लेराइटिस में इसका रेडनेस खत्म नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ साथ सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट पे हमें बोन का इन्वॉल्वमेंट या जॉइंट पेन वगैरह देखना स्टार्ट हो सकता है स्क्लेराइटिस में। ठीक है, इसको ठीक एपिस्क्लेराइटिस में जनरली हम लोगों को उतना सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है। ट्रीटमेंट एपिस्क्लेराइटिस ऑटोमेटिकली खुद से खुद ठीक हो सकता है, अगर जरूरत पड़ा तो टॉपिकल स्टेरॉइड दे सकते हैं हम लोग। स्क्लेराइटिस में क्या होगा? स्क्लेराइटिस में हमें सिस्टेमिक स्टेरॉइड देना पड़ेगा, सिर्फ आंख में स्टेरॉइड देने से नहीं होगा, बॉडी में स्टेरॉइड देना पड़ेगा, उसके साथ साथ एनएसएआईडी ड्रॉप, उसके साथ साथ अगर जरूरत हुआ तो टॉपिकल एंटीबायोटिक, अगर दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, तो और एक लास्ट टाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसको जुवेनाइल क्रॉनिक आर्थराइटिस बोलते हैं। जुवेनाइल क्रॉनिक आर्थराइटिस में क्या, जुवेनाइल से हमें पता चल रहा है ये बचपन पे हो रहा है। ठीक है, इट इज हैपनिंग बिलो द 16 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, इसका 3 बेसिकली टाइप्स होता है। एक होता है ऑलिगो आर्ट्रिकुलर। ऑलिगो आर्ट्रिकुलर मतलब लेस देन 4 जॉइंट पे अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसको बोलते हैं। 4 जॉइंट मतलब मान के चलो यहाँ पे एक जॉइंट हुआ, यहाँ पे एक जॉइंट हुआ, यहाँ पे एक जॉइंट हुआ, तो ऐसे 3 जॉइंट हो गया। अगर पूरा बॉडी में से लेस देन 4 जॉइंट में अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ, अगर आर्थराइटिस हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑलिगो आर्टिकुलर आर्थराइटिस। पॉली आर्थराइटिस, आर्टिकुलर आर्थराइटिस किसको बोलेंगे? जब मोर देन 5 जॉइंट पे हुआ। तो सिस्टमिक या तो स्टील डिजीज किसको बोलेंगे? जिसमें फीवर, रैश एंड ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं। बेसिकली इस केस में हमें बच्चे में क्या दिखाई देगा? अगर बच्चा कोई एंटीरियर यूवियाटिस लेके आ रहा है तो हमें सस्पेक्ट करने का जरूरत है कि उसको शायद आर्थराइटिस हो। आर्थराइटिस को चेक करने के लिए हम लोग 2 चीज कर सकते हैं। पहला, ये एक्सरे करके देख सकते हैं। कोई बोन पे अगर पेशेंट बोल रहा है कि यहाँ पे बोन पे प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, तो उसका एक्सरे करके देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई बॉडी पे इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है। हमें पता है कि अगर रिमेटॉइड आर्थराइटिस है उस टाइम पे क्या होगा? ये सर जो रेट होगा वो ज्यादा बढ़ा रहेगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहा था। अगर ये सर चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट में या बच्चे में जुवेनाइल क्रॉनिक आर्थराइटिस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, उसके साथ इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें एनएसएआईडी दे सकते हैं, उसके साथ साथ स्टेरॉइड, सिस्टमिक स्टेरॉइड जनरली। अगर आई में इन्वॉल्वमेंट है तो उसके लिए हमें अलग से ऑकुलर स्टेरॉइड, उसके साथ साथ इफ नीडेड हमें एंटीबायोटिक भी देना पड़ सकता है, और रेगुलर आंख का स्क्रीनिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जनरली जो जुवेनाइल क्रॉनिक आर्थराइटिस होता है, जनरली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। मैक्सिमम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जो ओल्ड एज में हो रहा है, वेयर एंड टियर की वजह से, ऑस्टियोआर्थराइटिस छोड़ के मैक्सिमम डिसऑर्डर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो रहा था। इम्यून मीडिएटेड साइनोवियल इन्फ्लेमेशन, माने खुद का बॉडी ही वो साइनोवियल फ्लूइड के साथ फाइट कर रहा है, उसके वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रहा है। उसके वजह से क्या होगा? रेस्ट्रिक्टेड जॉइंट मूवमेंट, बच्चा अच्छे से चल नहीं पाएगा अच्छे से, और आई में हमें एंटीरियर यूवेटिस दिखना स्टार्ट होगा। अगर कुछ भी डाउट हो आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं ऐसा नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।